हिंदुस्तान में जब भी कोई जर्नलिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो पुलिस हर वो दूसरी कोशिश करती है कि उनकी आवाज़ दबाई जाए। आज ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर एक मॉडल बन गया है। पत्रकार आसिफ इकबाल नायक ने 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी। अख्तर हुसैन नाम के एक शख्स के साथ पुलिस हिरासत में टॉर्चर हुआ था। पुलिस ने इस रिपोर्ट के 4 हफ्ते के बाद पत्रकार पर ही केस कर दिया। इल्जाम लगाया कि वो लोगों को सड़क रोकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे थे। आसिफ ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि आसिफ की रिपोर्ट के खिलाफ पुलिस अपनी तरफ से अपना पक्ष मीडिया में रखने की कोशिश कर सकती थी, मगर पुलिस ने आसिफ को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाल लिया, जो कि निसंदेह प्रेस की आजादी पर हमला है। जस्टिस ओसवाल ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर की गई है उसका केस ही नहीं बनता है। हमारे देश में किसी को फर्जी मामलों में फंसा देना, फंसा कर जेल में बंद कर देना आसान हो गया है। अच्छी बात है कि हाल के दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से इसे लेकर आवाजें आ रही हैं। यह दिन भी आना चाहिए कि अपने सियासी मास्टर के इशारे पर लोगों को तबाह करने वाले ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ऐसा किसी के साथ ना हो, सिस्टम बने, जो कि कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए। ऐसे ही एक इंसिडेंट के विक्टिम हमारे साथ है मिस्टर आसिफ इकबाल, जिनके साथ ऐसी ही एक घटना हुई। ये केस जो है वो 2018 का है। अप्रैल 2018 एक खबर आती है कि एक पुलिस कस्टडी में एक शख्स है जिसका नाम अख्तर हुसैन है जी। मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं और मैं घर से बाहर था, तो जब मुझे घर से फ़ोन आता है तो वो वहाँ से बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रो रहे हैं, उनका कोई शख्स जो है वो पुलिस कस्टडी में था, उस पर टार्चर हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में सीरियस है। मुझे बेटी और जब मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बात की तो जो उनके क्लेम्स थे वो सच्चे पाए गए और मैंने जो है वो फिर ये अर्ली टाइम्स में जो है 19 अप्रैल 2018 को ये खबर लगी थी कि फादर ऑफ 5 ब्रूटली टार्चर्ड इनसाइड पुलिस स्टेशन। जो ये शख्स है, जिस शख्स पर टार्चर हुआ था, इस पर पुलिस का इल्ज़ाम था कि इसने वहाँ पर इसको पुलिस ने टार्चर नहीं किया बल्कि इसने सुसाइड की। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये सवाल पूछे जाने लगे कि अगर इसने सुसाइड की तो क्योंकि ऐसी क्या बात हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर कि इसको सुसाइड करने की नौबत आ गई। पिछले 27-28 दिनों से ये इलीगली जो था वो पुलिस की कस्टडी में था। न कि सिर्फ ये बल्कि इसकी बीवी और इसका 1 महीने का बच्चा जो था वो भी 2-3 दिन से जो जब ये खबर आई यानी कि 16, 17, 18 के करीब 2-3 दिनों में वो भी वहाँ पर पुलिस की कस्टडी में ही थे। तो जब ये हमने खबर लगाई तो उसके बाद जो इस शख्स को जो है वो इमरजेंसी में जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ इसका इलाज हुआ और बाकी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने इस शख्स को जो है वो काफ़ी प्रेशर डालकर जो है इसको एक्सेप्ट करवाया कि मैंने जो है वो सुसाइड की थी। 2-3 हफ्ते होते हैं तो मुझे अपने सोर्सेज से पता चलता है कि मेरे खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है। ऑनरेबल जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब, जो रजनीश ओसवाल साहब है, उन्होंने जो है वो 2-3 दिन पहले जो है वो डिसमिस कर दिया और मेरी फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग को जो है वो अपहेल्ड किया और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको अपहेल्ड किया। और जो पुलिस ने वो मेरे साथ किया, जो एफआईआर लगाई है, उसको कोर्ट ने ये माना कि ये अब्यूज़ ऑफ पावर है और मिसयूज़ ऑफ पावर है और मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक रिपोर्टर को जो है वो साइलेंस किया जा सकता है। तो जज साहब ने जैसे ही इसका के वो तथ्य पढ़े तो उन्होंने जो है वो ये क्वाशमेंट का आर्डर ही नहीं सिर्फ दिया बल्कि ये भी बोला कि जो ये लॉ जर्नल्स हैं उसमें भी छपेगी, जिसका मतलब ये है कि आइंदा जब भी कोई केस होंगे इस तरह के तो उसमें जो है वो रेफरेंस दिया जाएगा। ये जो डिसीजन आया है ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए जो है वो एक ही बहुत बड़ी राहत का कारण जो है वो बनकर आया है। हिंदुस्तान में जब भी कोई जर्नलिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो पुलिस हर वो दूसरी कोशिश करती है कि उनकी आवाज़ दबाई जाए। ऐसे ही एक इंसिडेंट के विक्टिम हमारे साथ है मिस्टर आसिफ इकबाल, जिनके साथ ऐसी ही एक घटना हुई। ये हमसे बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या क्या वो ऐसी रिपोर्ट थी, ऐसा क्या था उसमें कि इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इतना टॉर्चर सहना पड़ा। तो आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो सर क्या थी वो रिपोर्ट सबसे पहले जिसकी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा, या 3 साढ़े 3 साल तक वो केस चला? ये केस जो है वो 2018 का है। अप्रैल 2018 एक खबर आती है कि एक पुलिस कस्टडी में एक शख्स है जिसका नाम अख्तर हुसैन है जी। उसकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल के करीब थी। तो मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं और मैं घर से बाहर था, तो जब मुझे घर से फ़ोन आता है तो वो वहाँ से बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रो रहे हैं, उनका कोई शख्स जो है वो पुलिस कस्टडी में था, उस पर टार्चर हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में सीरियस है। तो मैं जब पहुँचा वहाँ पर घर, तो फिर जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई और क्योंकि मैं बाहर था, तो जब इन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे वहाँ से और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जब इन्होंने मुझे भेजी और जब मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बात की, तो जो उनके क्लेम्स थे वो सच्चे पाए गए। और मैंने जो है वो फिर ये अर्ली टाइम्स में जो है 19 अप्रैल 2018 को ये खबर लगी थी कि फादर ऑफ 5 ब्रूटली टार्चर्ड इनसाइड पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, उसके खिलाफ 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया था। तो जो ये अख्तर हुसैन है, इसका भाई भी जो था और इसका कज़न ब्रदर था, उन्होंने जो है वो हमें स्टेटमेंट भी दिया था। उसके अलावा ये लोग जो है वो किश्तवाड़ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इन्होंने एक रिटन कंप्लेंट की थी। जो इनका एडवोकेट था सईद आरिफ साहब, उसके ज़रिए इन्होंने कंप्लेंट की थी कि हमारा जो भाई है उसके खिलाफ ऐसे ऐसे टार्चर हुआ है। तो जो वहाँ के SSP है, DSP है और SHO है, उन पर इल्ज़ाम थे कि उनके खिलाफ जो है वो FIR लगाया जाए, कोर्ट से गुहार लगाई थी। बाद में उस FIR का क्या हुआ, जो फैमिली मेम्बर ने जो है वो लॉन्च करने के लिए कहा था, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो ये शख्स है, जिस शख्स पर टार्चर हुआ था, इस पर पुलिस का इल्ज़ाम था कि इसने वहाँ पर, इसको पुलिस ने टार्चर नहीं किया बल्कि इसने सुसाइड की। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये सवाल पूछे जाने लगे कि अगर इसने सुसाइड की तो क्योंकि ऐसी क्या बात हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर कि इसको सुसाइड करने की नौबत आ गई। पिछले 27-28 दिनों से ये इलीगली जो था वो पुलिस की कस्टडी में था। न कि सिर्फ ये बल्कि इसकी बीवी और इसका 1 महीने का बच्चा जो था वो भी 2-3 दिन से, जो जब ये खबर आई यानी कि 16, 17, 18 के करीब 2-3 दिनों में वो भी वहाँ पर पुलिस की कस्टडी में ही थे। तो जब ये हमने खबर लगाई तो उसके बाद जो इस शख्स को जो है वो एमरजेंसी में जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ इसका इलाज हुआ और बाकी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने इस शख्स को जो है वो काफ़ी प्रेशर डालकर जो है इसको एक्सेप्ट करवाया कि मैंने जो है वो सुसाइड की थी। लेकिन अभी तक उस पे जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स ने कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई थी। तो उसके बाद जब 2-3 हफ्ते होते हैं तो मुझे अपने सोर्सेज से पता चलता है कि मेरे खिलाफ जो है वो FIR हुई है। तो बाद में जब मैं देखता हूँ वहाँ पर 1 नहीं 2 FIR मेरे खिलाफ हुई थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैं देखता हूँ 105 FIR नंबर और 117, जो ये 117 है जिसको ऑनरेबल जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब, जो रजनीश ओसवाल साहब है, उन्होंने जो है वो 3 दिन पहले जो है वो डिसमिस कर दिया और मेरी फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग को जो है वो अपहेल्ड किया और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको अपहेल्ड किया। और जो पुलिस ने वो मेरे साथ किया, जो FIR लगाई है, उसको कोर्ट ने ये माना कि ये अब्यूज़ ऑफ पावर है और मिसयूज़ ऑफ पावर है और मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक रिपोर्टर को जो है वो साइलेंस किया जा सकता है। तो कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग दी कि अगर पुलिस को कोई ग्रीवेंसेस थी तो उनको जो है वो अपनी रिबटल जो है वो अर्ली टाइम्स को भेजना चाहिए था ताकि वो पब्लिश करते, बशर्ते कि जो इन्होंने जो है वो FIR लगाई। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो FIR लगाई तो जिन शख्स ने मेरे को इंटरव्यू दिए, यानी कि उसका विक्टिम का ब्रदर और उसका जो कज़न ब्रदर है और जो कोर्ट में गए, फिर उनके खिलाफ जो है वो क्यों नहीं किए। और उसमें लगाया गया था ये इल्ज़ाम कि ये फेक है, मैं दंगा फैलाने की कर रहा था। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो न्यूज़ रिपोर्ट से पहले ही जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो चुके थे और मैंने कहीं घर से ये रिपोर्ट नहीं लाई थी। ये जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी था कोर्ट का कि इसकी फैमिली जो है वो वहाँ पर अप्रोच कर गए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो, क्योंकि कोविड भी 2-2.5 साल से है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। और जो मेरे एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट साहब है, उन्होंने जो है जब पहली हियरिंग में इस पर जो फिज़िकल अपीयरेंस हुआ, क्योंकि कोर्ट पिछले दिनों ही खुले, तो ऑनरेबल जज साहब ने जैसे ही इसका के वो तख्त पढ़े तो उन्होंने जो है वो ये क्वाशमेंट का आर्डर ही नहीं सिर्फ दिया बल्कि ये भी बोला कि जो ये लॉ जर्नल्स हैं उसमें भी छपेगी, जिसका मतलब ये है कि आइंदा जब भी कोई केस होंगे इस तरह के तो उसमें जो है वो रेफरेंस दिया जाएगा।
जाएगा। ये जो डिसीजन आया है ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए जो है वो एक ही बहुत बड़ी राहत का कारण जो है वो बनकर आया है, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है वो जर्नलिस्टों के खिलाफ वहाँ की रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो है वो केसेस करते हैं। अगर हम बात करें हमारा एडजॉइनिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर जो है वो जर्नलिस्ट बहुत अनसेफ है, वहाँ पर भी जर्नलिस्टों की किलिंगें हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ भी जो है वो काफ़ी जर्नलिस्टों के खिलाफ FIR हैं, कश्मीर से जो है वो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ FIR है, केरला में, यूपी में, जहाँ भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो लिखते हैं उनके खिलाफ जो है FIR होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई जर्नलिस्ट है, जैसे पिछले दिनों एक केस आया जिसमें एक जर्नलिस्ट है उसको ग्रेनेड्स के साथ जो है वो पकड़ा गया, उस तरह के केसेस अगर आते हैं तो उसमें पुलिस को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने चाहिए। लेकिन अगर मैंने जिस तरह से ये एक रिपोर्ट की कि पुलिस ने जो है एक शख्स को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जो एविडेंट था, वीडियोस उसके हैं, सारे प्रूफ्स मौजूद थे, जो उस वहाँ के MLA थे गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, उन्होंने भी जो है वो हॉस्पिटल विजिट किया था और डिमांड की थी कि इसमें जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए सीनियर लेवल ऑफिशियल्स के तौर पर, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है और आज तक जो है वो ऑफिसर्स लोग जो है वो बचते रहे हैं। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस डिसीजन के बाद जो है वो कम से कम ये इंक्वायरी करे कि जो वो अख्तर हुसैन था वो उसको क्या हुआ था वहाँ पर और उसने क्यों, हालांकि उसने सुसाइड नहीं की थी, हमें ये पता है कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको साइलेंस करने के लिए जो है वो उस पर दबाव डाला कि तुम्हें जो है वरना किसी मर्डर केस में जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि जो शख्स जिसके इन्वेस्टिगेशन में उसको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये समझा जा रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन आज की डेट में जो है वो पुलिस और एजेंसीज के रिकॉर्ड में जो है वो एक एक्टिव मिलिटेंट है। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी हरासमेंट थी। मुझे 230 किलोमीटर किश्तवाड़ से यहाँ आना पड़ा। ये न सिर्फ हरासमेंट थी बल्कि एक पैसे भी खर्चा जो है वो बहुत आता है, क्योंकि जो लीगल आज बैटल लड़नी पड़ती है उसमें जो है वो काफ़ी खर्चा आता है। हालांकि जो फ़हीम शौकत बाट है वो मेरे काफ़ी बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी इसमें मदद की, और जो मेरे को अगर खर्चा लगा किसी चीज़ में वो यहाँ पर होटलों में रहने के लिए लगा, और जो वहाँ से आना जाना का जो खर्चा था, गाड़ियों का खर्चा था, वो जो है वो काफ़ी बार जो है मुझे यहाँ पर आना पड़ा। एक केस नहीं है, 3 केस मेरे जो है वो हाई कोर्ट में है। एक जो पहले बैन लगाई गई थी 2008 में मुझे डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के ज़रिए, उसमें भी पुलिस ने एक रिपोर्ट जो है मेरे खिलाफ फेक सबमिट की थी कि मैं जो है वो ब्लैकमेल करता हूँ, मैं दफ्तरों में जाकर जो है न्यूज़ रिपोर्टें लाता हूँ, ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन की रिपोर्टें लिखता हूँ, जिसकी वजह से ऑफिसर लोग जो है वो परेशान है और हैरास हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो गवर्नमेंट, हर कोई गवर्नमेंट जब आती है वो दावा करती है कि हम करप्शन के सख्त खिलाफ है और हम करप्शन को नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम करप्शन पे न्यूज़ कर रहे थे और करप्शन को बाहर निकाल रहे थे तो उन ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, बनिस्बत कि मेरे खिलाफ जो है वो वहाँ पर बैन लगानी चाहिए थी। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट उस वक्त जैसे ही ये मेरी प्ली हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर उस आर्डर पर स्टे लगाया और ये अपहेल्ड किया कि न सिर्फ मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आम सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है उसको जो है वो रोका नहीं जा सकता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए और ये जो है वो फंडामेंटल्स की वायलेशंस हैं। तो काफ़ी कुछ है, अगर इस पर देखें, इस पर बात करने बैठे तो कहीं दिनों तक जो है वो डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट को जो है वो गुजारिश है कि जिस भी जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह के केसेस हैं, जो मेरे नेचर के केसेस हैं, उनको जो है वो विड्रा किया जाए। हमने देखा कि पिछले दिनों फिल्म पॉलिसी एक आई, उस पर एक हमारा जर्नलिस्ट साथी है इरफान अमीन मलिक, जो फ्रीलांसर है, पहले राइजिंग कश्मीर के लिए भी काम कर चुका है, उसके जो है वो कई घंटों तक पुलिस के स्टेशन में जो है वो बिठाया गया, बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हरासमेंट जो है वो जर्नलिस्ट को जो है वो ना किया जाए। फिल्म पॉलिसी पे जो है अगर आती है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, उस पर जब तक आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप उसके ड्रॉबैक्स नहीं गिनोगे, जब तक आप उसके प्लस पॉइंट्स नहीं गिनोगे, तो इम्प्रूवमेंट जो है वो होती नहीं है। तो इरफान ने जो है वो एक सीधा साधा ट्वीट किया था कुछ कि इस पर जो है वो ड्रॉबैक्स हैं या लूप होल्स हैं, तो उस पर भी उसको हैरास किया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि इस तरह के जो है वो इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और जो इस तरह के FIRs हैं उन
पर जो है वो नज़रसानी की जाए। मेरी कोर्ट से भी अपील है कि जिस इस तरह के जो केसेस आपके पास पड़े हैं उनको जो है वो फास्ट ट्रैक पर जो है वो डिस्पोज करें, और जिस तरह से मेरे हक़ में फ़ैसला दिया उसी तरह से उन जर्नलिस्ट के हक़ में भी फ़ैसला दे जो इस वक्त सरकारी या पुलिस सिस्टम से जो है वो जूझ रहे हैं और उनको हरासमेंट हो रही है। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना साहब है उन्होंने भी जो है वो बताया है कि जो पुलिस स्टेशन है वो बिगेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अड्डे बनते जा रहे हैं, जहाँ पर टॉर्चर और एट्रॉसिटीज़ हो रही है और फेक केसेस जो है वो लोगों पर किए जा रहे हैं, और किन के इमा पे किए जा रहे हैं, पॉलिटिशियन के इमा पे किए जा रहे हैं। और कोर्ट चीफ जस्टिस ने ये भी बताया कि जब ये पॉलिटिशियन के कहने पर किसी शख्स के ऊपर झूठे केस दायर करते हैं और जब वो बाद में आते हैं तो वो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और जिसके लिए कोई सिस्टम जिम्मेवार नहीं है, वो पुलिस वाले जो है वो खुद जिम्मेवार है। और उनको चाहिए कि वो अपनी नौकरी जो है, जिस तरह का संविधान है जो उनको प्राइम ड्यूटी दी गई है, जिस वक्त वो शपथ लेते हैं वर्दी की, जो उसमें उनको ड्यूटियां दी गई हैं उसी पर जो है वो चले, ताकि इस तरह के केसेस जो रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ जो है वो बाद में उनके खिलाफ देखने को ना मिले। सर, बाय प्रोफेशन आप एक जर्नलिस्ट हैं, बट एज एन इंडियन सिटीज़न आपके मुताबिक क्या ऐसी वजहें होती हैं कि पुलिस को अपनी ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल करना पड़ सकता है? नहीं, देखिए काफ़ी वजहें हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आज करप्शन है। हम देखते हैं आए रोज़ जो है वो क्लिप्स आते हैं बाहर कि पुलिस वाला वहाँ पैसे पकड़ रहा है, ट्रैफिक वाला वहाँ पैसे पकड़ रहा है। ACB में हमने देखा कि पुलिस वाला को पकड़ा गया, जो अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ ट्रैप्स लगाए गए। हमने देखा PDD के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ ट्रैप लगे, रेन्यू के ट्रैप लगे। ये क्यों लग रहे हैं? क्योंकि करप्शन है। हर कोई चाहता है कि वो बचे। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। इसमें एक कहावत आती है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ACB इस वक्त कार्रवाई कर रही है, क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रहे हैं, इस वक्त RDD में करप्शन है, रेन्यू में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन, पुलिस में भी जो है वो करप्शन है। लेकिन पुलिस को एक ऐसी अथॉरिटी जो है वो हासिल है कि पुलिस जो है वो FIR लगा सकती है। हालांकि पुलिस में पिछले 1.5 सालों से 1856 में पुलिस लॉ आया है, जो ब्रिटिश लॉ था, तब से लेकर अब तक जो है वो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। और कोशिश की जा रही थी कि पुलिस के प्रोसिक्यूशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग्स और पुलिस रजिस्ट्रेशन विंग्स जो है वो अलहदा किया जाए। उससे जो है वो थोड़ा सा करप्शन में जो है फ़र्क पड़ सकता था। इसके हिसाब से क्या था कि जो पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट FIR लगाएगा वो उस FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो उसको कोर्ट में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस ऑफिसर के खिलाफ। यानी कि जो आज का सिस्टम है, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो भी SSP के अंडर आता है, जो SHO है वो भी SSP के अंडर आता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी SHO और SSP के अंडर आता है। तो अगर इन तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग कंट्रोल में दिया जाता तो एक की से दूसरे पे नहीं होती। तो अगर यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ होता तो जब वो इन्वेस्टिगेशन विंग में जाती तो वहाँ पर मैं क्लियर मिलता, लेकिन क्योंकि फिर प्रोसिक्यूशन विंग में जाता तो वहाँ पर भी जो है वो मुझे जो है वो राहत मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि ये तीनों विंग एक ही ऑफिसर के खिलाफ थे, कंट्रोल के अंडर थे, जो SSP किश्तवाड़ था उस वक्त का, उसने ने जो है वो इनको भी इन्फ्लुएंस करके मेरे खिलाफ जो है वो FIR लगाई। और बदकिस्मती की बात है मैजिस्ट्रेट को यूज़ किया। हालांकि मैजिस्ट्रेट को मैं जो है वो इसमें गलत नहीं ठहराता हूं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ट्रेंड पर्सन नहीं होते हैं कि इस तरह के केसेस में कैसे डील किया जाता है, जिस तरह से पुलिस ट्रेन होती है FIR लगाने में। तो हालांकि मैजिस्ट्रेट को चाहिए था कि वो इंक्वायरी करे इस केस की पहले, तो हाँ उसके बाद जो एक और केस लगाने की कोशिश की थी मेरे ऊपर, तो तब एक ड्रोन जो है वो किश्तवाड़ जेल के ऊपर जो है उड़ता हुआ दिखाई दिया था। कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको पाकिस्तान के साथ लिंक किया था। तो उसके बाद जो है वो वहाँ की पुलिस को जो है वो मेरे ऊपर कार्रवाई करने चाहती थी, तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट को दिखा कि इसने जी फेक न्यूज़ चलाई। लेकिन जब मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की उसमें ये पता चला कि मेरा नाम ही नहीं है उसमें। तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि आप जो है इसमें ओपन FIR कीजिए, क्योंकि आसिफ नायक के खिलाफ इसमें कोई भी केस नहीं बनता है, क्योंकि उसने ये खबर ही नहीं लगाई है। उसमें जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने जो है वो खबर चलाई थी, लेकिन पुलिस ने तो FIR लगाई है, लेकिन आज तक जुर्रत नहीं की है कि उन नेशनल मीडिया पर जो है वो हाथ डाले, क्योंकि पता है कि अगर हम उन पर हाथ डालेंगे वो हमें ही निकल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है वो करप्ट है, उसमें भी जो है वो करप्शन का सिस्टम है, और पुलिस ऑफिसर को भी कहीं ना कहीं डर होता है कि जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ जो है वो पंगे ना ले। तो क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक
रिपोर्टर था। हालांकि मेरी बहुत सारी जो मेरे जर्नलिस्ट हैं, मेरे अर्ली टाइम्स ने मुझे सपोर्ट की, मेरे टाइम्स नो के यहाँ के ब्यूरो चीफ है प्रदीप दत्ता साहब, उन्होंने सपोर्ट की। श्रीनगर से जो है मुझे एनकरेज किया, मुफ्ती इसला साहब है, नज़ीर मसूदी साहब है, उन सब ने मुझे एनकरेज किया, और जितने भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने एनकरेज किया, और मेरे फ्रेंड्स ने एनकरेज किया। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे दोस्त जो वकील हैं फ़हीम शौकत भट्ट, उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया और बोला कि आज भी जो है वो कानून जिंदा है और तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और हालांकि 3.5 साल लगे इस केस को जो है, लेकिन मुझे इंसाफ मिला। इसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस ने जो है उस वक्त मेरे खिलाफ कुछ लोग तैयार भी किए जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी केसेस जो है वो डेफेमेशन के किए। आज भी मेरे लोकल कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं उनकी। उसके अलावा काफ़ी पहले भी मेरे खिलाफ FIR हुई है जो बाद में जो है वो गलत साबित हुई है। और क्योंकि ये अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब 2008 में पहली बार मुझे DC ऑफिस में बैन लगाई गई थी, आज से 15 साल 13 साल 14 साल पहले। तो उस वक्त हम लीगली इतने विजनरी नहीं थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना, आज लोग जो है अवेयर्ड है, कोर्ट ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल्स जो है वो क्रिएट किए हैं, आज हर एक को इंसाफ मिलता है। तो मुझे भी जो है वो अब फिर मैंने सोचा कि एनफ इज़ एनफ, तो क्यों जो है वो इसमें जो है वो एक फ़ैसला लिया जाए और इसको फाइट किया जाए। और मुझे खुशी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो ये डिसीजन देकर जो है वो एक बेंचमार्क सेट किया है। तो आसिफ साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो सरकार की कठपुतली बन चुका है? इसमें सच्चाई की बात ही नहीं है कोई। इसमें तो चीफ जस्टिस साहब ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है वो तो एक एविडेंट फैक्ट है। चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इसमें दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं। अगर इस वक्त किसी पर नज़रें हैं वो है जुडिशरी पर। जुडिशरी ही एक ऐसा है जहां पर अभी भी लोगों को उम्मीद टिकी है। हालांकि कुछ लोग जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट हैं वो भी जजेस को ब्लॉक करने की कोशिशें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कॉलेजियम को ब्लॉक किया जा रहा है, जो रिकमेंडेशनें जा रही हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से वो टिके हुए हैं इन अपने स्टैंड पर, और जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो अंदर आने दे नहीं रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद है कि जिस तरह से जो कोर्ट्स आज फंक्शनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से मेरे केस में जो है जजमेंट आई है, उससे ये जाहिर होता है कि इंसाफ जो है वो आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है। तो आसिफ जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जर्नलिज्म आपके लिए क्या है? जर्नलिज्म मेरे लिए एक प्रोफेशन है। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ के लिए जो है ये एक पैसे कमाने की दुकान है। आज हम देखते हैं बिल्कुल बहुत सारे जो है वो हाकर जर्नलिज्म जो है वो आज घुस चुका है इस फील्ड में। जैसे मैंने बात की, एक शख्स जो है वो 3-4 दिन पहले, कुछ दिनों पहले ग्रेनेड लेकर जो है वो पकड़ा गया। आज जो है वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है जो मैक्सिमम रजिस्टर्ड ही नहीं है। आज जो है वो मोहल्ले वाइज पोर्टल्स जो है वो लोगों ने खोल दिए हैं जिन पर चेक नहीं है। पीस एंड कम्युनल हार्मनी की जो है वो बात नहीं हो रही है, क्या मटेरियल जो है वो वहाँ पर अपलोड करना उसका कोई चेक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो है इसमें बहुत सारा रोल बनता है कि वो ट्रू जर्नलिज्म को जो है वो चेक करें। हम देख रहे हैं कि आज लोगों 300 रुपये 400 रुपये में बनता है और लोग खुद बना रहे हैं और खुद खड़े हो रहे हैं। हमने पिछले साल और पिछले कुछ दिनों पहले देखा था कि एक शराबी शख्स है, वो जो है वो लाइव पे आता था और लोगों लेकर जो है वो इंटरव्यू देता था। और उसमें हमारे कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने उसको जो है वो जगह जगह यहाँ पर लेना, जम्मू में प्रोपोगेट करना। और पिछले दिनों जो है इसमें मेरी खुशी है मुझे कि पिछले दिनों CID डिपार्टमेंट ने एक कार्रवाई भी की थी 3-4 महीने पहले। उसमें एक जो है वो पुंछ से एक एम्प्लॉय शामिल था, हमारे किश्तवाड़ से भी था। उनको के खिलाफ जो है फिर उनको सख्त वार्निंग दी गई थी कि आप इस तरह से जो है वो मौज मस्ती में जो है वो सोशल मीडिया को ना ले, क्योंकि वो एक मौज मस्ती में जो है कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे थे। जो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर UP, उसको गालियाँ निकाल रहे थे, रविंदर रैना को गालियाँ निकाल रहे थे, कभी BJP को निकाल रहे थे, कभी उमर अब्दुल्ला को निकाल रहे थे। उससे जो है वो एक पीस और अनस्टेबिलिटी होती है। आप किसी को अगर योगी आदित्यनाथ को, मोदी को या रविंदर रैना को आपने क्रिटिसाइज करना है, आप उनको पॉलिटिकली करिए। गाली गलौज या वल्गर लैंग्वेज या इस तरह की वायलेंट लैंग्वेज जो है वो इसका कोई इलाज नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से, वो इन तरह के जो है वो चीज़ों को भी जो है वो साथ में चेक करें। जी, तो सर आप प्रिंट में बहुत ज़्यादा समय से हैं,
मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले 30 साल से हूँ। सबसे पहले मैंने अपने लोकल चैनल से ही जो है वो शुरुआत की थी जर्नलिज़म की। जो मेरे कज़न ब्रदर है नज़ीर डार साहब, वो कश्मीर टाइम्स से थे 1996 में, और मेरे उस्ताद मोहतरम है फिदा साहब मुगल, वो जो है वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो मैंने उनके साथ एज ए ट्रेनी 1996 जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, तो तब से जो है वो मेरे को इंटरेस्ट थी। तो एज ए ट्रेनिंग उनके साथ मैंने शुरू किया है। मुझे 25 साल हो गए जर्नलिज़म में। 16 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की थी। तो उसके बाद जो है वो 98-99 में मैंने अपना जो लोकल केबल चैनल था, सिटी केबल चैनल था, उसके लिए इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम्स करने शुरू किए। तो फिर बीच में जो है वो मैं कॉलेज भी चला गया, तब भी जो है वो जर्नलिज़म और इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रही। और 2003 से मैं जो हूँ कॉलेज, 2002 में जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद 2003 से जो हूँ मैं बिल्कुल ही एक्टिवली और डेडिकेटेडली जो हूँ वो जर्नलिज़म के प्रोफेशन में हूँ। मैंने एनडीटीवी के साथ काम किया है 6.5 साल में। 11 साढ़े 11 साल जो हूँ मैं टाइम्स नो के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैंने CNN IBN के लिए जो है वो काम किया है। मैंने खिदमत न्यूज़पेपर के लिए काम किया, मैंने द शेडो न्यूज़पेपर के लिए काम किया। पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैं अर्ली टाइम्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। आपके जो को होस्ट है विक्रम जी है, मैंने उनके साथ 15 साल से काम किया है। वो हम आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपने कितने साल जर्नलिज्म में हुए या आपको कितना टेग है। ये जर्नलिज्म आपने ये देखना है कि आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कितनी खबरें कर रहे हैं। अगर मैं भी डर के बैठा होता और मैंने पुलिस को के खिलाफ ये रिपोर्ट नहीं की होती, ना ही वो अख्तर हुसैन बाहर आता, तो ना ही मेरे खिलाफ FIR होती। तो ये चीज़ें जो है वो मेरी किस्मत में था, मेरी हरासमेंट जो थी मेरी किस्मत में था, जो पैसा मुझे खर्च लगना था, तकलीफ़ लगनी थी, वो जो है मेरी किस्मत में थी। अब एक और FIR है, उसका भी डिसीजन इंशाल्लाह 1 महीने तक एक्सपेक्टेड है, और उसमें भी जो है इसी तरह का डिसीजन आएगा। वो भी एक झूठा केस है और बेबुनियाद केस है। तो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से मुझे सफ़र करना पड़ा, किसी और जर्नलिस्ट को जो है वो सफ़र न करना पड़े। तो आसिफ साहब, आपकी कोई एक खबर जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो तो वो क्या होगी? मेरी काफ़ी खबरों ने इम्पैक्ट क्रिएट जो एक आपके सबसे दिल के करीब हो। 2008 में मैंने किश्तवाड़ कम्युनल राइट्स को कवर किया है। मैंने कई मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स को कवर किया, लाइव एनकाउंटर्स किए हैं। 2009 में जो है वो मैंने 10 में जो है वो एक क्लिप मैंने किया था जिसमें मिलिटेंटों को जो है वो खाना खिलाया जा रहा था और फ़ोन पे बात कराई जा रही थी। वो जो है वो एक बहुत बड़ी स्टोरी उस वक्त पूरे देश में बनी थी। उस वक्त भी पुलिस ने मेरे खिलाफ PSA लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त होम मिनिस्टर जो P चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने मेरी खबर को जब सराहा और उसको पॉजिटिव वे में लिया और एक आर्डर निकाला कि जितने भी हिंदुस्तान में जेल है उनको जो है वो ऑडिट किया जाए, सिक्योरिटी ऑडिट। इस तरह का तकरीबन 450 के करीब जो जेल थे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें जो है उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था और इंस्ट्रक्शंस इशू हुई थी कि कैदियों को जब कहीं ले जाना है, लाना है उनको या शिफ्ट करना है, तो किस तरह से जो है उसको प्रोटोकॉल निभाया जाए। उसके बाद मैंने एक एक्टिव मिलिटेंट थी, लेडी मिलिटेंट थी, जिसका जो है वो नाम आया था कि ये जो है वो रिकॉर्ड में जो है एक्टिव LET मिलिटेंट थी। मैंने उसको ट्रेस किया था। वो मुझे 8 घंटे पैदल लगे थे चलने के लिए। तो मैंने उसका इंटरव्यू किया था। तो उसने बोला था कि मैं घर में हूँ, अगर किसी को आना है, मेरे को गिरफ्तार करना है, वो आकर कर ले, मैं मिलिटेंट नहीं हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। फिर उसके बाद जो है वो जब पंचायती इलेक्शन यहाँ पर हुए थे आज से 10 साल पहले, एक कांग्रेस का एक लीडर था, उसको गला जो है वो काटा गया था, बिहेड किया गया था उसको। मैं भी उस स्टोरी को करने के लिए तकरीबन 10 घंटे चला हूँ पैदल। पिछले दिनों होंजड़ का एक हादसा हुआ जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहाँ पर कई लोग 26 के करीब लोग जो है जाँ बाग हो गए। अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं, किसी का कोई पता नहीं, सिर्फ 60 डेड बॉडीज़ निकली हैं। तो अपने जर्नलिज्म में मैंने काफ़ी चीज़ें की है। जो चिनाब बेल्ट है उसको जो है वो उसको जो है न सिर्फ टेररिज्म के नाम पे जाना जाता है, बल्कि उनको जो है वो रेड रोड्स के नाम से भी जाना जाता है। जितने एक्सीडेंट्स वहाँ पर हुए, 42 लोग 47 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, 46 लोग मरे हैं एक बस के एक्सीडेंट में, 37 लोग मरे हैं। मैंने कई एक्सीडेंटों को जो है वो कवर किया है और अपने आँखों से देखा हुआ है किस तरह से लोग जो है वो लाशों को उठाते हैं। और आज भी हमारे रास्ते जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है, हालांकि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। आज भी जो है वो अगर हम देखें तो आज भी जो है वो हमारे रास्तों पर जो है आए दिन हादसे होते हैं और कीमती जानें जो है वो ज़ाया होती है।
तो आसिफ साहब, सरकार से अगर कोई, या सरकार हमारी और हायर अथॉरिटीज़ से आप कोई एक दरख्वास्त, कोई एक मैसेज उनके लिए देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं चाहता हूं कि जो भी जर्नलिस्टों के खिलाफ केसेस है उनको रिव्यू किया जाए, और जो भी गलत केसेस पाए जाते हैं आपके रिव्यू में, उन ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और उन केसेस को जो है वो विड्रा करे। अगर कोई बिल्कुल फैक्ट्स के बेस पे जो है वो रिव्यू कमेटी में कोई ऐसा केस आता है, उनको चाहिए कि उस केस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी लें, और यहाँ पर जो हमारे प्रेस के लोग हैं, चाहे कश्मीर का प्रेस क्लब है, चाहे जम्मू का प्रेस क्लब है, उन मेंबरों के साथ बैठे और उनको दिखाए क्या है, देखिए ये चीज़ें जो है वो आपके लोगों के खिलाफ आ रही हैं। और उसमें जो है वो हमारे प्रेस क्लब जो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैं, यहाँ टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैं, उन को साथ लेकर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ उनको बोलना चाहिए कि ये लोग आपके ब्लैकमेलिंग में मुलविस है, ये लोग आपको फलानी में मुलविस है, और प्रेस काउंसिल के ज़रिए जो है उस तरह के जर्नलिस्टों को जो है वो बैन होना चाहिए, न कि जर्नलिस्ट को जो सच्चे रिपोर्ट बेस और फैक्ट्स पे जो है वो रिपोर्टिंग देता है और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर सामने आता है, उसके खिलाफ FIR हो और उसको हैरास किया जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर आसिफ, जिन्होंने हमसे बात की फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। आपकी जो भी इस बारे में राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं सिमोन प्रभाकर, धन्यवाद।